जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल एसएम कोचिंग्स में। और आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर ने कुछ परिकल्पनाएं दी और उन परिकल्पनाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आने। हम इस वीडियो को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से इंटररिलेट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में गति कर सकता है, लेकिन बोहर ने बताया कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता है। बोहर ने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्वेच्छा से किसी भी कक्षा में गति नहीं कर सकता है। वो केवल उसी कक्षा में गति कर सकता है जिस कक्षा के लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। किसी भी कक्षा में वो गति नहीं कर सकता है, केवल उसी कक्षा में गति कर सकता है जिस कक्षा के लिए उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। इस हिसाब से कुछ निश्चित कक्षाएं ही संभव हैं। उन निश्चित कक्षाओं को ही हम स्थायी कक्षा कहेंगे। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक उन्होंने क्या बताया? देखिए, दूसरा टॉपिक बताया नील बोहर ने कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। क्योंकि अगर नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में धीरे धीरे कमी हो जाएगी और उस कमी के कारण इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसकी ऊर्जा कम होगी तो ये धीरे धीरे इसकी त्रिज्या जो है वो कम होती चली जाएगी। दूसरे पॉइंट को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट में नील बोहर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। और जब वो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है तो इससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने केवल इतना ही बताया। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट और थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में नील बोहर ने क्या बताया? देखिए, थर्ड पॉइंट पे नील बोहर ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इस समय E1 कक्षा में गति कर रहा है। इसको बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाती है। अब इसको बाहर से कहीं से एनर्जी मिलेगी तो ये उत्तेजित हो जाएगा और उस समय इसकी अवस्था जो होगी उस अवस्था को हम उत्तेजित अवस्था कहेंगे। तो जैसे ये उत्तेजित होगा तो चूंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये तुरंत अपने से ऊंची कक्षा में चला जाएगा। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ गया तो उत्तेजित अवस्था में जैसे ही यहाँ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है वो तुरंत अपने से ऊंची कक्षा में चला जाता है और बहुत ही कम समय यानी 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकने के बाद वो पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है। ये पुनः अपनी कक्षा में लौट आता है और जब वो ऊपरी कक्षा से नीचे वाली कक्षा में या उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में लौटता है तो ये यहाँ से यहाँ लौट रहा होता है इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ये एनर्जी क्या करता है? रिलीज कर देता है। अब देखिए, माना ऐसे हम क्या देखेंगे? माना बाह्य कक्षा या उच्च कक्षा की ऊर्जा E2 है। मान लिया उच्च कक्षा की ऊर्जा E2 है तथा निम्न कक्षा की ऊर्जा E1 है। देखिए, उच्च कक्षा की ऊर्जा E2 है और निम्न कक्षा की ऊर्जा E1 है।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से पुनः अपनी निम्न कक्षा में जाएगा तो इन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा ये क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो इसका मतलब जो h न्यू एनर्जी वो निकालेगा वो किसके बराबर निकालेगा, E2 माइनस E1 के बराबर। किसके बराबर निकालेगा, E2 माइनस E1 के बराबर निकालेगा, जहां h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, डेल्टा E, या न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E अपॉन H। ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं। देखिए थर्ड टॉपिक एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसमें जो माना ये कोई परमाणु है और इस परमाणु में दो कक्षाएं हैं, ये N1 है और ये N2 है। जो परमाणु की N1 कक्षा है उसकी ऊर्जा E1 है और जो परमाणु की N2 कक्षा है उसकी ऊर्जा E2 है। देखिए N1 पहली कक्षा है तो इस N1 कक्षा की ऊर्जा निम्न होगी या कम होगी, और N2 उसके बाद की कक्षा है या बाह्य कक्षा है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो जो नील बोर थे उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो थर्ड लॉ दिया, जो तृतीय नियम दिया, उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि इस प्रथम कक्षा में या ये कह लें कि अंदर की किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से कोई ऊर्जा मिल जाती है तो वो तुरंत अपनी कक्षा छोड़कर अपने से उच्च कक्षा में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर N1 में एक इलेक्ट्रॉन था जिसको बाहर से ऊर्जा मिली और ये तुरंत अपनी कक्षा छोड़ के अपने से उच्च कक्षा में चला गया। जब ये अपनी कक्षा छोड़ के उच्च कक्षा में आया, इस समय इसकी जो अवस्था है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था। और बहुत कम समय, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड, इतने समय तक वो उच्च कक्षा में रहता है और उसके बाद पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट जाता है। लेकिन जब ये पुनः अपनी कक्षा में वापस लौटता है तब ये करता है ऊर्जा का उत्सर्जन। अब जब ये पुनः अपनी कक्षा में वापस लौटेगा यानी यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से जब ये यहाँ पर वापस आएगा तो ये करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन जो करेगा एक्चुअल में वो ऊर्जा कितनी होगी वो हम जान लेते हैं। तो बोर ने बताया कि वो जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी वो दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा होगी माइनस पहली कक्षा की जो ऊर्जा होगी इसके बराबर होगा। अर्थात दूसरी कक्षा की ऊर्जा तथा पहली कक्षा की ऊर्जा के अंतर के बराबर होगी। जैसे हमने बताया कि N1 कक्षा की ऊर्जा E1 है और N2 कक्षा की ऊर्जा E2 है। जब N2 से इलेक्ट्रॉन वापस N1 कक्षा में गया तो वो E2 माइनस E1 एनर्जी रिलीज करेगा या E2 माइनस E1 ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है फोटॉन के रूप में या विकिरण के रूप में। तो E2 माइनस E1 बराबर क्या हो जाएगा, H न्यू। E2 माइनस E1 हो जाएगा डेल्टा E और ये बराबर हो जाएगा H न्यू। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E अपॉन H। तो ये था हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर का नियम। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।